दोस्तों, भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप सब जानते हैं भाषाएं शामियानों से नहीं, अपने बेटे बेटियों से बड़ी होती है। ये आपने कभी ना कभी सुना होगा। आज का हमारा चैप्टर आधारित है भाषाओं पर पूरी तरह से। ये आपको बताएगा कितना सेंसिटिव होता है भाषा का मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं भावेश रोहेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 12th NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर लास्ट लेसन का शानदार, जानदार और मजेदार एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसकी शूशांबन से नहीं होगी। मैं आपको बताने वाला हूं बहुत तसल्ली से चैप्टर, तो तसल्ली से सुनिएगा। शुरुआत कहां से होती है? जैसा कि मैंने कहा, भाषा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कितना सेंसिटिव, इस पहली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखते हो यूरोप में बहुत पावरफुल देश हैं, लेकिन आज वो एकत्रित नहीं है, वो बटे हुए हैं। जो रशिया का देश है वो रशियन बोलता है, एक अलग देश है। जर्मन एक अलग देश है, पोलैंड एक अलग देश है, फ्रांस एक अलग देश है, स्पेन एक अलग देश है। अगर आप यूरोप को और इंडिया को कंपेयर करोगे तो उनके जितने बड़े देश हैं, हमारे उतने बड़े राज्य हैं। उनका बेल्जियम हमारे हरियाणा के बराबर भी नहीं आता ठीक तरीके से। जो हम पे राज करने वाले अंग्रेजों की अगर आप आबादी देखोगे तो हमारे कंपैरेटिवली बहुत कम है। इनफैक्ट मैं सुबह ही अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि अमेरिका की जितनी आबादी है 32 करोड़, उससे ज़्यादा लोग सुबह हमारे हिंदुस्तान में लोटा लेके जा रहे होते हैं। यानी हमारे यहाँ जितने लोग वॉशरूम से महरूम रह गए, जिनके पास वॉशरूम नहीं पहुँच पाया, उनकी आबादी अमेरिका की टोटल आबादी से भी ज़्यादा है। तो यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे जो देश हैं वो छोटे छोटे हैं। क्यों? क्योंकि ये भाषा पे आधारित देश है। जर्मन बोलने वालों ने जर्मनी बना लिया, पॉलिश बोलने वालों ने पोलैंड बना लिया। अच्छा खासा एक देश था चेकोस्लोवाकिया, वो भी स्लोवाक अलग हो गए, चेक रिपब्लिक अलग हो गए, कितने देश अलग होते गए। लेकिन आप भारत को कंपेयर करो तो भारत में हम इतनी भाषाएं बोलते हैं, विविध बोलियां बोलते हैं और हम एक साथ रहते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भी बहुत बड़ा चैलेंज है प्रांतवाद, भाषावाद। हमारे यहाँ हमारी कोई राष्ट्रभाषा उतनी उन्नत नहीं है जितनी होना चाहिए। राष्ट्रभाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जिन्हें हम संविधान में गिनते हैं, जिन्हें हम हमारी औपचारिक भाषा बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। हमारी हिंदी है जिसको 44% से ज़्यादा लोग अपनी मातृभाषा मानते हैं, प्रथम भाषा मानते हैं। बहुत सारे लोग इसको अपनी सेकंड लैंग्वेज मानते हैं। लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं। जैसे चाइना मैंड्रिन से जुड़ा हुआ है, जापान जापानीज से जुड़ा है, अमेरिका या इंग्लैंड इंग्लिश से जुड़ा है, हम उतने जुड़े हुए नहीं हैं। तो हमारे यहाँ पे ये प्रांतवाद, ये भाषावाद कब आया, इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर हम चैप्टर पे चलेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आप सभी को पता होगा कि जो राज्य थे वो राज्य अंग्रेजों ने बनाए थे अपने हिसाब से। मध्य प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था, मध्य भारत था, अवध था, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जबलपुर प्रेसिडेंसी थी, या जबलपुर का कुछ और रहा होगा। जो एरियाज होते थे वो अंग्रेजों के हिसाब से होते थे। आज़ादी के बाद हमको नए राज्य बनाने थे नए तरीके से, तो हमने भी सोचा जैसे यूरोप में हुआ है, हम भी भाषा के आधार पे बना लेते हैं राज्य। जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बने, इसके बाद एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था धार कमीशन। धार, कुछ लोग डार कमीशन बोलते हैं। उस कमीशन ने कहा, नहीं जनाब, अगर आपने भाषा के आधार पे राज्य बनाए तो हिंदुस्तान की एकता को दिक्कत होगी। आप कह सकते हो एक समस्या को जन्म दे दोगे। लोग भाषा के आधार पे नए नए राज्यों की डिमांड करते रहेंगे और कल को भारत विरोधी ताकतें बढ़ सकती हैं। सोचा कोई बात नहीं, नहीं बनाएंगे ऐसे राज्य। लेकिन ये जो डिमांड थी कि हमें राज्य चाहिए अलग, ये बढ़ती गई। अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद दक्षिण के एक गांधीवादी नेता आते हैं, गांधी जी के समर्थक थे, ये बहुत बड़े समर्थक थे, पोट्टी श्री रामुलु जी। अब होता क्या है, इनकी डिमांड थी कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग से प्रदेश बनाया जाए। और इन्होंने कहा, अगर आपने मुझे प्रदेश नहीं दिया तो मैं 56 दिन, एक्चुअली इन्होंने ये कहा, आमरण अनशन करूंगा, या तो राज्य बनेगा या मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। ये नहीं माने। 56 दिन तक रामुलु जी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। 56वें दिन जब इनकी डेथ हुई, नेहरू जी पे बहुत प्रेशर आया
और हमारे देश का पहला राज्य ऐसा बना जो भाषा के आधार पर बना था, जिसे आज हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं। फिर क्या था, इसके बाद हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ऐसे न जाने कितने राज्य थे। पंजाब तो वैसे पहले भी था, न जाने कितने राज्य, मणिपुर, मेघालय, ऐसे राज्य बने जो भाषा के आधार पे बने। अब ये कहने को अच्छी बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ये समस्या है। बुंदेलखंड बनाने की डिमांड आती है, नए नए राज्यों की डिमांड आती है। हम आगे देखने की बजाय इसी में लगे होते हैं कि कैसे भाषा वाला राज्य आएगा, हमारी हिंदी के अलावा हमारी भाषा को वैल्यू दो। हम हिंदी को उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे जितना हमें देना चाहिए। तो भाषा बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये इस बात से प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हमारे मुख्य चैप्टर के बैकग्राउंड की तरफ। हमारा चैप्टर का बैकग्राउंड क्या कहता है? हमारा चैप्टर का बैकग्राउंड ये कहता है कि देखो, एक है देश फ्रांस, एक है जर्मनी। जर्मनी, जिसको आज हम एक देश कहते हैं, एक जमाने में वो राज्यों में बटा हुआ था। जैसे भारत आज जिसे आप एक देश कहते हो, एक जमाने में वो राज्यों में बटा हुआ था। बुंदेलखंड के राजा अलग थे, हमारे मराठाओं राजा अलग थे, राजपूत अलग थे राजस्थान में, गुजरात के अलग थे, जौनपुर के क्या बोलते हैं उसको, जूनागढ़ के अलग थे। ठीक है, सबको पता होगा जूनागढ़ की कहानी। हैदराबाद के निज़ाम साहब थे, हमारे भोपाल के नवाब हुआ करते थे, तालों में ताल सबसे बड़ा भोपाल। ऐसे बंगाल के अलग राजा हुआ करते थे, अहोम साम्राज्य हुआ करता था हमारा नॉर्थ ईस्ट में। फिर जाके हम एक देश बने। उसी प्रकार से फ्रांस में भी एक राजा हुआ करते थे और जर्मनी में एक राज्य हुआ करता था जिसे हम प्रशिया कहते थे। तो प्रशिया और फ्रांस की होती है लड़ाई, और दो इलाके थे एल्सेस और लॉराइन नाम के, जिन्हें प्रशिया कब्जा लेता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो दुर्भाग्यवश जो POK है वो पाकिस्तान के पास चला गया, जो होपफुली हम आने वाले कुछ साल में ले लेंगे, होपफुली। इसी प्रकार से चाइना और इंडिया का जब वॉर हुआ 1962 में, तो हमारा कुछ इलाका चाइना के हाथ में चला गया, जिसे हम अक्साई चिन या और कोई इलाका बोलते हैं। उसी प्रकार से एल्सेस और लॉराइन नाम के इलाके फ्रांस से छीन लिए गए और जर्मनी द्वारा, प्रशिया द्वारा कब्जा लिए गए। ठीक है जी, इसे हो चुके हैं 2 साल। अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ, राइटर की तरफ। ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया। राइटर का नाम है अल्फोंसे डॉडे, टी साइलेंट है। 1840 से 1897 तक इनका जीवन रहा। नॉवेलिस्ट हैं। 1866 में इनके लेटर्स आते हैं, फ्रेंच में नाम है लेटर्स डे मॉन माउलिन, यानी लेटर्स फ्रॉम माई विंड मिल। ठीक है जी। अब जब इनके लेटर आते हैं तो ये बहुत फेमस हुए। इसके बाद इनकी एक बड़ी सी किताब आती है जिसका नाम था ले पैटेट चोज। ये जो किताब है ये बहुत ज़्यादा नहीं चली। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन ठीक है। इसके बाद 1856 से 57 एक साल के लिए जनाब ये टीचर भी रहे और उसके बाद ये जर्नलिस्ट बन गए। ठीक है जी। इनके जो कैरेक्टर्स है वो आपको मिलेंगे रियल। कितने रियल? जैसे मुंशी प्रेमचंद के कैरेक्टर अगर आपने कभी पढ़े हो, जो मन काकी या ईदगाह अगर या बूढ़ी काकी आपने पढ़ा हो, तो कितना रियल लगता है। ऐसी ही कहानियां इनकी भी होती है। आज के चैप्टर की बात करते हैं भाई। आज का हमारा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप जानेंगे एक नन्हे से बच्चे के बारे में, जिस बच्चे का नाम है फ्रांस, और ये पछताता है। क्यों पछताता है देखते हैं। पहला स्टैंजा। मैं यानी कि फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ, हर बार की तरह आज भी लेट था। मन में एक डर था कि मास्टर साहब पूछेंगे पार्टिसिपल्स याद करके आए हो, रिवाइज करके आए हो। अपन को पार्टिसिपल्स आता ही नहीं है। फ्रेंच में पार्टिसिपल्स एक टॉपिक होता है जैसा इंग्लिश में होता है। अपन को आता ही नहीं है कुछ, अपन क्या करें। तो लगता है गुटली मार लें क्या यार, इतने अच्छा मौसम है, खिला खिला सा दिन है, धूप है, आहा, पंछी चहचहा रहे हैं, सोल्जर्स अपना लेफ्ट राइट अपना परेड कर रहे हैं। लेकिन मैं हिम्मत जुटा के फाइनली स्कूल चले जाता हूँ। ये मैं आपको सुना दूंगा आवाज, ये लो। इस तरीके से पंछी चहचहा रहे हैं। आगे फिर मैं जब टाउन हॉल के पास से गुजरता हूँ, वो भी दिखा दूँ आपको कैसे गुजरता हूँ। ये देखो, ऐसे गुजरता हूँ। ये देखिएगा, अपन यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे साइड में है यहाँ पे टाउन हॉल, जिसके पास से हम जा रहे हैं। ठीक है, मैं टाउन हॉल के पास से गुजरता हूँ तो उसके आसपास कुछ भीड़ मिलती है। वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड है, मनहूस नोटिस बोर्ड है। 2 साल हो चुके हैं हमें जंग हारे, एल्सेस को हारे। 2 साल में जो सारी मनहूस खबर है ना, कौन सी नई जगह तुम हारे, कौन सा नया आर्मी मैन आ रहा है, कौन से नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, कौन से आदेश हैं कि भाई लोगों को भर्ती होना पड़ेगा आर्मी में आपकी, सारे मनहूस आदेश इसी पे आते थे।
तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा भाड़ में जान दो, और कुछ मनूस आदेश होगा, चलो अपन चलते हैं स्कूल। वॉचर साहब थे एक हमारे गांव के, जो लोहार साहब थे। गांव में आपको पता है लिमिटेड होते हैं, लोहार गिनती के होते हैं, साइकिल वाले गिनती के होते हैं। हमारा लोहार और उनका चेला जो होता है छोटू, अप्रेंटिस। छोटू मतलब किसी के अंडर काम करने वाला कोई व्यक्ति, चेला शार्गिद आप कह सकते हैं। एक छोटू उनका था, दोनों खड़े थे, मुझे बोलते अरे बेटे लेट नहीं हुआ तो रुक जा रुक जा। मैंने कहा मजाक उड़ा रहे मेरा, मैं भग गया, मैं आगे चला गया। अब क्या होता है, मैं स्कूल पहुंचता हूँ, हाफ रहा था, हाँ ऐसे करके मैं हाफ रहा था स्कूल पहुंचता हूँ। लेकिन आज जब मैं पहुंचा तो बहुत शांति थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था इतनी शांति कैसे है यार। वैसे तो बहुत शोरगुल होता है स्कूल में, अगर आप देखोगे तो ये मिलिट्री ड्रिल चल रही थी, ठीक है। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर होता है, लोग टेबल खिसका रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, कॉपी निकाल रहे होते हैं, मेरी जगह तेरी जगह, टीचर ऐसे टक 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 करके शांत हो जाओ, सुन लो, शांत हो जाओ, ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन आज शांति थी। जैसे अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये संडे है, आज अभी क्लास में कोई नहीं है। वैसे बहुत शोर होता है हमारी क्लास में भी, जब बच्चे आते हैं टेबल खिसकाई जाती है। आज नहीं था तो मुझे लगा संडे तो नहीं है कहीं, तो मैंने खिड़की से झांका तो मैंने देखा यार अपने बंदे बैठे हैं, अपने क्लासमेट्स बैठे हैं, यानी आज संडे भी नहीं है और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं। तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, सब लोग मुझे घूर रहे थे और मुझे शर्म आ रही थी। देख सका आप कितने मस्ती से बच्चे काम कर रहे होते हैं आम दिनों में। लेकिन आज कैसा था, आज था ऐसा शांति एकदम, जैसा इस वीडियो में आपको दिख रहा है, संडे जैसी शांति। अब सब मुझे ही घूर के देख रहे हैं, यार ये क्या है, कौन आ गया यहाँ पे, ऐसे टाइप का, लेट आ गया है बंदा। मुझे शर्म आ रही थी, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता था मैं। तो टीचर ने मुझे देखा, टीचर ने डांटा ही नहीं। टीचर ने कहा बेटे आराम से यहाँ पे बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे यार, तुम कैसे लेट हो गए। मैं जाके बैठ गया। मैं जैसे ही बैठा, हिम्मत नहीं हुई ऊपर देखने की। फिर मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा अरे यार ये मास्टर साहब बड़े नए नए कपड़े पहन के आए हैं आज, काले कलर का कोट, उसमें झल्लर लगी हुई है जैसा इसमें आपको दिख रहा होगा। ये कपड़े वो पहनते थे जब इंस्पेक्शन का कोई दिन हो या कोई और प्रोग्राम हो। लेकिन आज पता नहीं कैसे इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, सब लोग इतने सीरियस हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई शोर नहीं कर रहा। फिर मैंने देखा यार एक और गड़बड़ है, क्लास की जो आखिरी की बेंचेस जो नॉर्मली खाली रहती थी, आज वहाँ गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे थे। जैसे हमारे गांव के किसान एक हौजर वो बैठे थे, हमारे पोस्ट मास्टर साहब, पूर्व पोस्ट मास्टर साहब जो रिटायर हो चुके हैं, हमारे महापौर साहब जो रिटायर हो चुके हैं, 3 टोपी वाली हैट, 3 कोनों वाली हैट पहन के बैठे हुए हैं, पुरानी सी एक किताब लिए हुए हैं। जाने क्या हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। चश्मा रखा हुआ है किताब पे। आज क्या हो गया, ये लोग कैसे पढ़ने आ गए। अब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि हर बार की तरह अपने सीरियस चेहरे में हमारे जो मास्टर साहब है वो अपनी कुर्सी पे बैठ गए नॉर्मल की तरह। पर उन्होंने जो बोला ये नॉर्मल नहीं था। उन्होंने बोला माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. बहुत सीरियसली उन्होंने कहा आज फ्रेंच की आखिरी क्लास है, कल जर्मन मास्टर साहब आएंगे और वो आपको जर्मनी पढ़ाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि आज से एल्सेस और लोराइन में, जो पहले फ्रांस का हिस्सा थे, 2 साल से प्रशिया कब्जा के बैठा है, इन इलाकों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, कब्जा करने वाले लोगों की भाषा पढ़ाई जाएगी। फिर क्या होना था, ये मेरे लिए एक सदमे से बढ़कर था, सदमा ही था बेसिकली। ये जैसे आप बिजली कड़कती हुई देख रहे हो, थंडर क्लब जैसे स्टार प्लस पे देखा होगा ना आपने, धूम तो खश खश खश, ये क्या हो गया, हाय, ठीक है। तो अपन को वो फीलिंग आ रही है कि यार ये क्या हो गया, ऐसा क्यों। ये वो मनोज खबर थे जो हम छोड़ आए थे, याद है, टाउन हॉल दिखाया था मैंने, ये वो मनोज खबर है। इसीलिए वॉचर बोल रहा था कि बेटा लेट नहीं हो गए, क्योंकि अब क्या लेट हो गया, अब तो आज आखिरी क्लास है, अब लेट जाके भी तुम क्या कर लोगे। इसीलिए वो कह रहे थे। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि कहाँ यार मैं क्लास की छुट्टी करके, ये देख सकते हो आप, मैं ऐसे पंछियों के अंडे देखता था बैठ के, देख रहे हो आप वीडियो में, ये पंछियों के अंडे देखता था, मैं नदी में घूमने जाता था, मैं तो पढ़ता ही नहीं था। मुझे तो लगता था ये किताबें, ये मास्टर साहब स्केल लेके जो बैठे हैं, ये तो बकवास है, जाने क्या पढ़ाते रहते हैं हमारे ज़माने में, संतों का ये वो हिस्ट्री बकवास। लेकिन आज मुझे लग रहा है यार ये क्या हो गया, ये तो मुझे चाहिए था, मेरी पढ़ाई है ये सब कुछ, ठीक है। तो अब तक हमको लगता था बकवास,
अब हमको लग रहा है ये तो मेरी पढ़ाई थी, अब क्या फ़ायदा। अब तो ये कुछ ऐसा ही है कि दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया कब था, अब क्या सूरज ढूंढे पगले डूब गया सूरज कब का। ये तो अब ऐसा हो गया है, अब क्या ही कर लोगे आप, जब जब पढ़ने का समय था आपने पढ़ा नहीं। अब मेरे दिमाग में क्लिक किया ये गरीब गरीब मतलब यहाँ बेचारा आदमी, आखिरी लेसन है इसीलिए इस आदमी ने आज संडे क्लोथ्स पहने हैं। संडे क्लोथ्स मतलब वो नहीं जो संडे को पहनते हैं, संडे क्लोथ्स का मतलब एक आदमी के पास जो सबसे अच्छे कपड़े हैं। इसीलिए आज आप देखोगे मैं भी संडे क्लोथ्स पहन के आया हूँ, संडे भी है, चैप्टर में भी संडे क्लोथ्स है। ये जैसे मेरे सबसे कोरी शर्ट है, मैंने अभी भी निकाली, तो ये वही संडे क्लोथ्स, अगर मुझे शादी में जाना पड़े कल को मैं ये पहन के जा सकता हूँ। तो सबसे अच्छे कपड़े को हम बोलते हैं संडे क्लोथ्स, जैसा ये दीदी और भैया पहने हुए हैं आप इस इमेज में। इसीलिए गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं आज वो हमारी आखिरी क्लास अटेंड करने आए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मास्टर साहब हैं ऐसे वैसे मास्टर साहब नहीं है, ये मास्टर साहब ने 40 साल काम किया है। 40 साल के नहीं है, 40 साल पढ़ाया है। 40 साल कितना बड़ा डिफरेंस होता है। आप देखो अमिताभ जी की एज, यंग आदमी से, जंजीर वाले अमिताभ बच्चन से केबीसी वाले अमिताभ बच्चन बनने में 40 साल लग जाते हैं आदमी को। इतना कुछ इन्होंने किया है। अब जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, इतने में मुझे बुलाया जाता है होमवर्क के लिए। मैं होमवर्क नहीं सुना पाता। पहले लगता है कि अरे होमवर्क का क्या, अपन तो सुना लेंगे, लेकिन बाद में मैं होमवर्क सुना नहीं पाया। तो फिर मास्टर साहब बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांस, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि गलती तुम्हारी है, और सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती हम सबकी है। हम सब सोचते हैं कि कल पे पढ़ाई टाल दो, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। देखो आज क्या हो गया, ये पूरे एलसीएस की गलती है। हम सोचते हैं कल पढ़ेंगे, सुना होगा आपने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में ही परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। वही हुआ ना, हम सोचते थे कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और अब देखो अब क्या हो गया। ये बाहर बैठे हुए जर्मन बोलने वाले लोग ये कल को आपको कहेंगे आकर तुम फ्रेंच हो, तुम्हें फ्रेंच बोलना आती है? नहीं। कैसे फ्रेंच हो तुम, काहे के फ्रेंच हो तुम, लिखना आती है? नहीं। अब दिक्कत कहाँ है, ये देखो दिक्कत क्या है, सबकी गलती है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जब खेत पे काम होता है, फसल की कटाई होती है, तुम आते नहीं थे, बच्चे गायब हो जाते। गाँव में आप देखोगे आज भी होता है, क्लासरूम मैंने दिखाया ना खाली, आज भी ऐसा होता है। गाँव में जब खेती की कटाई का टाइम आता है बच्चे गायब, 1 महीने तो क्लास लगती ही नहीं है, टीचर अकेला बैठा रहता है, मटर छील रहा होता है टीचर बैठ के, बच्चे ही नहीं आ रहे। ठीक है जी। दूसरी गलती मैं खुद ऐसे करता था, टीचर मेरे को जब पौधों में पानी डलवाना है, मैं कहता हूँ बच्चों जाओ पौधों में पानी डालो। मुझे फिशिंग करनी होती थी, मैं कहता था जाओ तुम्हारी छुट्टी, मैं जा रहा हूँ आज फिशिंग करने। बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं छुट्टी के मौके पे। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से मास्टर साहब ने बताया फ्रेंच कितनी अच्छी भाषा है, कितनी लॉजिकल भाषा है। हमें अपनी भाषा को बचाना चाहिए। संस्कृत में भी कहा जाता है संस्कृति संस्कृत आश्रितः, संस्कृति जो है वो संस्कृत पे आश्रित होती है। उसी प्रकार से एक और बात उन्होंने जोड़ी कि जब एक देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एक भाषा बोलने वालों को गुलाम बनाया जाता है, तो उनकी आज़ादी की चाबी होती है उनकी भाषा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बांग्लादेश आज़ाद कैसे हुआ? जब 1947 इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, पाकिस्तान 2 थे, ईस्ट और वेस्ट। जब ईस्ट पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान साहब जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान में बैठे पंजाबी पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ पे पंजाब बहुत बड़ा प्रांत है, सारे प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के आज तक बने हैं वो पंजाब प्रांत के होते थे। इनफैक्ट जो उनके फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जिन्ना, वो भी इनफैक्ट पंजाब से ही थे आप देखेंगे तो होता क्या है, वो लोग सहन नहीं कर पा रहे थे कि बंगाल का बंगाली बोलने वाला, बांग्लादेश का, उस समय बांग्लादेश तो था ही नहीं, उस समय तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान का एक नेता पार्लियामेंट में बैठे और प्रधानमंत्री बने। उन लोगों ने जुल्म ढाना शुरू किए, बहुत सारे जुल्म ढाए, एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ, मर्डर्स हुए, कानून लगाए गए बहुत सारे। उनमें से एक चीज़ उन्होंने छेड़ दी, भाषा। उन्होंने उर्दू को बंगाली से ऊपर रखना शुरू कर दिया। हालांकि वो भी मुस्लिम्स थे, उर्दू बोलना चाहते थे वो लोग, लेकिन उनके लिए बंगाली पहले आती थी। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद हुआ विद्रोह। बांग्लादेश के लोगों ने मुक्ति वाहिनी सेना बनाई, हमारी इंदिरा गांधी जी ने मित्र वाहिनी सेना, हमारी इंडियन आर्मी को, इंडियन फोर्सेस को भेजा, और मित्र वाहिनी और मुक्ति वाहिनी ने मिलके पाकिस्तान से एक इलाका छीन लिया और दुनिया को एक नया देश दे दिया जिसे हम
बांग्लादेश कहते हैं 1971 में। तो ये कैसे बना? भाषा के आधार पे। भाषा नहीं होती तो बांग्लादेश भी शायद नहीं होता या लेट होता। उसी तरह से छत्रपति महाराज शिवाजी का हमारा मराठा एम्पायर अगर आप देखेंगे तो मराठा एम्पायर की शुरुआत भी कैसे हुई थी? मराठी बोलने की इच्छा से, कि हमें मराठी बोलने की फ्रीडम चाहिए। उसके बाद वो धीरे 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 मराठा एम्पायर आप देखते हो जिसकी जड़ें मध्य प्रदेश तक फैली और हमारे ग्वालियर तक फैली, जिसमें बैठ के अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहरहाल आगे फिर क्या होता है? तो मास्टर साहब और बताने लगते हैं, वो ग्रामर की बुक निकालते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं। मैं सोच रहा था यार आज तक इतना जल्दी नहीं समझ में आया, इतना अच्छे से समझ में नहीं आया जितना आज आ रहा है। या तो मैंने नहीं सुना या मास्टर साहब ने कभी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया। ऐसा लग रहा था मास्टर साहब जो हैं वो सारी चीज़ें एक बार में ही हमारे दिमाग में ठोक देना चाहते हैं। ग्रामर के बाद राइटिंग में हमें एक लेसन दिया गया। राइटिंग में लेसन का मतलब है कुछ कागज़ मिलते हैं और उसमें जैसे टीचर आपके बचपन में कर्सिव राइटिंग लिखते होंगे, देखा है आपने, कर्सिव राइटिंग लिखी होती थी, पेन से आपको उसको फॉलो करना होता था। उसी प्रकार से हमें भी कागज़ दिए मास्टर साहब ने, हमें मतलब लिटिल फ्रांस को, हमें भी उसको कॉपी करना था। तो जब मास्टर साहब ने वो कागज़ दिए जिन पे बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखा था फ्रांस, एल्सेस, तो इतनी देशभक्ति थी कि लग रहा था वो नोट्स नहीं है, वो झंडे हैं हमारे देश के, हाथ नहीं है, रॉड है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कुछ जैसे ये कागज़ की शीट है, अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ये जब काटे जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो हाथ है ये रॉड है और ये जो शीट है ये झंडा है। नॉलेज फॉर क्यूरियस, ठीक है, जैसे झंडा हो ऐसा लग रहा था ये, ठीक है। तो इतना देशभक्ति का माहौल था। फिर हम सब लिखने लगे तो सब शांति से कट 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 लिख रहे हैं, कोई शोर नहीं है, सिर्फ पेन चलाने की आवाज़ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पेन चलाने की आवाज़। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा बस। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में कच 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 लिखा जा रहा है, स्क्रैचिंग है पेन की। इतने में कुछ झिंगुर, कुछ इंसेक्ट हमारी क्लास में आ जाते हैं। आमतौर पे आप देखोगे जब क्लास में इंसेक्ट आते हैं, बच्चे खासकर हमारे लड़के बहुत उचक पड़ते हैं, वो देखो कीड़ा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सर 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 कीड़ा इधर है, कीड़ा इधर है, कीड़ा इधर है। और अगर कोई पंछी होगा तो वो तो और पकड़ेगा कीड़े को। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार किसी ने ध्यान नहीं दिया इन पंछियों, इस कीड़ों पर। इनफैक्ट पंछियों ने भी नहीं दिया। तो कबूतर बैठे हैं, वो छत पे बैठे हैं, ये देखो वीडियो आप दिखाऊं मैं आपको, ये देखो कबूतर इस तरीके से आके बैठ जाते हैं, कूं कूं कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो कबूतर बैठे हैं, क्या ये प्रशिया के लोग कबूतर को पकड़ के बोलेंगे जो कू कू कर रहे हो उसको भी जर्मन में करो, प्रशियन फ्रेंच में मत करो। एक फेमस लाइन है ना कि पंछियों का कोई धर्म नहीं होता साहब, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। तो क्या आप पंछियों पे भी भाषा थोप सकते हो अपनी? इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इमेजिनेशन है जी फ्रांस की हमारे। इसके बाद जब मैं लिख रहा था और मैं कई बार ऊपर देख रहा था तो मेरी नज़र पड़ती है कि भाई और लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ सब लोग लिख ही रहे होते हैं पहली बात तो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं देखता हूँ मास्टर साहब क्या कर रहे हैं। तो मास्टर साहब इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, जैसे हर एक चीज़ को वो अपने जहन में बिठा लेना चाहते थे, अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे। 40 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। पिछले 40 साल से मास्टर साहब इस जगह पे रहे, उन्होंने अपने सामने कितना कुछ देखा होगा आप सोचिए। उन्होंने देखा कि उनके सामने जो सामने गार्डन है वो कैसा था भाई। जो डेस्क और बेंच है तो नॉर्मल रही, लेकिन अखरोट के पेड़ जो उन्होंने लगाए थे वो छोटे छोटे से पेड़ आज वो इतने बड़े हो चुके हैं। वो बेल जो कभी ज़मीन में उगाई थी आज वो इतनी ऊपर तक जा चुकी है। ये सबको देखकर, ये सबको सोच के कहीं ना कहीं एक दिल टूट रहा था कि हाय क्या हो गया ये, ठीक है। जब ऊपर वाले कमरे में बहन पैकिंग कर रही थी, ट्रंक को खिसकाने की, ट्रंक मतलब संदूक को खिसकाने की आवाज़ आ रही थी, तो बहुत एक पेन हो रहा होगा। वो पेन कुछ ऐसा है जैसा ये गाने में है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। कुछ वो पेन हमारे मास्टर साहब को फील हो रहा था। ये मैं आपको दिखाऊं, ये क्लास की यादें उनको कच कच कच, जैसे वो क्लास पे बोर्ड पे वो लिखते होंगे ना, तो उनको याद आ रहा होगा किस तरीके से ये क्लासरूम था,
ये इस वीडियो को आप ध्यान से देखना भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी ये वीडियो। कैसे क्लासरूम में एक बोर्ड है, फिर एक मास्टर साहब हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, फिर ये क्लासरूम बन गया, लास्ट तक सब बच्चे बैठे हुए हैं। ये जो सब है उनके दिमाग में होगा। कैसे ये देखो आप पेड़ पौधे में आपको दिखाऊं अगर, कैसे ये पौधे हैं जिनमें कभी उन्होंने निराई गुड़ाई की होगी, पौधों में पानी डाला होगा, उसको आज छोड़ के जाएंगे। ये मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं एक घर में रहता था पहले, हम लोग जब मेरी फैमिली रहती थी, और हमारे यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। फिर जब हमारा घर शिफ्ट हुआ तो हमने पौधे तो सब उठा लिए, पेड़ों को कैसे उठाए अपन, वो कोई आयरन मैन तो है नहीं या हल्क तो है नहीं कि पेड़ उठा के मैं ले जाऊंगा। तो वो एक मेरे घर पे गुड़ैल का पेड़ था जिसमें पीले पीले फूल हुआ करते थे। दिवाली पे मैं और मेरा भाई उस पर झल्लर लगा के उसको क्रिसमस ट्री बनाते थे। लेकिन जब आप घर चेंज करते हो तो हमने दूसरे घर में पेड़ लगा लिया, लेकिन वो जो यादें हैं ना वो आप नहीं छोड़ सकते हो। वो जो पीले कलर के फूल, उसको क्रिसमस ट्री बनाना, आप 4 पेड़ लगा लो लेकिन वो उस एक की भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो मास्टर साहब को भी वो 40 साल, और मैं तो बहुत कम रहा होऊंगा, मैं 6-7 साल रहा होऊंगा, मान लीजिए 40 साल एक बहुत बड़ा नंबर था, सहन नहीं हो रहा था। लेकिन मास्टर साहब की हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। आज आखिरी लेसन वो सुनने को तैयार थे। लिखने के वर्क के बाद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई, उसके बाद पोयम हमने गाई। तो जैसा कि होता है बच्चों में पोयम गाते हैं वो ABCD या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हमारी फ्रेंड्स की पोयम थी वो बाबी बे बो बो, ऐसे हमने पोयम गाई। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे जब वो गा रहे थे वो रो रहे थे लिटरली। बुजुर्ग लोग बहुत जल्दी रोते हैं तो वो रोते हुए वो बे बे बो बी ऐसे करके वो रोते रोते गा रहे थे। तो कुछ हंसी भी आ रही थी, कुछ रोना भी आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद घंटी बजती है, टन टन टन। ये घंटी ऐसे बजती है, दिखा देता हूँ आपको मैं वीडियो। ऐसे ये देख रहे हो, अच्छा ये बज नहीं रही, वीडियो ऐसे ही है घंटी की। तो मंदिर में, एक्चुअली मंदिर वहाँ पे चर्च, तो चर्च में घंटियाँ होती है जो 12 बजे घंटी बजती है। उसके बाद एंजेलिस नाम की प्रेयर होती है। जैसे हमारे यहाँ होता है मंदिर में 7:30 बजे 7 बजे आप आवाज़ सुनते हो, टन 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 ओम जय जगदीश हरे। या फिर मस्जिद में अजान होती है तो हमें पता होता है इतने बजे होगी, सुबह 5 बजे होगी या कितने बजे होगी। ठीक है जी। अब वैसा ही यहाँ होता है कि 12 बजे एंजेलिस नाम की प्रेयर होनी है। उसी समय परेड भी निकलने लगी। ये देख रहे हो आप, सोल्जर्स जा रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे करके सोल्जर्स भी जाने लगे। इतने में मास्टर साहब खड़े हो गए 12 बजे। वो खड़े होके बहुत मुश्किल से अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, गला उनका चोक हो जाता है। बहुत मुश्किल से हिम्मत करते हैं और एक चौक का, मेरे यहाँ तो मार्कर है वैसे, वो चौक का टुकड़ा उठाते हैं, पूरी ताकत से जितना हो सकता है बोर्ड पे लिख देते हैं वाई वे लिया फ्रांस। फिर पीछे होते हैं दीवार पे कुछ ऐसे टिक जाते हैं और इशारा करते हैं, यानी स्कूल खत्म हुआ, अब आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा। याद रखिएगा, भाषाएं शामियानों से नहीं, अपने बेटे बेटियों से बड़ी होती हैं, समृद्ध होती हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि आपकी जो भी भाषा है, वो हिंदी है, वो मराठी है, वो सिंधी है, बुंदेलखंडी है, आपके गांव की कोई भाषा होगी, बोली होगी, उस बोली को संभाल के रखिए। अपनी राष्ट्रभाषा को संभालिए, अपनी मातृभाषा को संभालिए, भाषाओं को संभालिए। भाषाएं आपको समृद्ध करती है। बहरहाल अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके नोट्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई नेगेटिव चीज़ें, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें बहुत शेयर की जाती हैं, पढ़ाई वाली चीज़ को भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।